हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओ एम हिंदी स्टोरी ऑडियो लव स्टोरी सुनाने के लिए ओ एम हिंदी स्टोरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। एक प्यारी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, वो सड़क पर तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वो एक लड़के से टकराई जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। उस लड़के की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच थी। वो लड़की अपने हाथ जोड़कर उस लड़के से मदद मांगने लगी और सुबकते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का जो काफ़ी हैंडसम था, वो उस लड़की के बिना बोले ही उसकी सारी बात समझ गया। तभी वहां पर 4 से 5 आदमी आ गए। ये देखकर उस लड़की ने घबराते हुए उस लड़के की बाजू कसकर पकड़ ली। वो लड़की इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, अंडरस्को, ए लड़के ज़्यादा हीरो मत बन, लड़की को इधर ला। उस लड़के ने उन आदमियों को देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। लड़के की बात सुनकर उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर वो आदमी उस लड़की को छू पाता उससे पहले ही उस लड़के ने आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उस लड़के ने 5 आदमियों को पल भर में धूल चटा दी और उस लड़के के हाथों मार खाने के बाद वो सभी आदमी जमीन पर पड़े दर्द से कर्रा रहे थे। तभी वो लड़का उस लड़की के पास आया और उससे बोला, अंडरस्को, डरो मत और ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वहां पर एक कार आकर रुकी। गाड़ी में एक 70 साल की बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। फिर वो औरत गाड़ी से उतरकर लड़की के पास आते हुए बोली, अंडरस्को, बेटा किट्टू, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी, चलो घर चलते हैं। तभी बूढ़ी औरत की नज़र वहां जमीन पर पड़े आदमियों पर गई। उन्हें देखकर वो समझ गई कि यहाँ क्या हुआ होगा। बूढ़ी औरत ने लड़के की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, अंडरस्को, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी किट्टू को बचा लिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और साथ ले जाकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी और वो लड़का उन्हें जाते हुए देख रहा था। कुछ दिनों बाद राठौर हाउस में आज सोमनाथ राठौर की बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे थे। सोमनाथ राठौर राजस्थान के एक जाने माने हस्ती थे, जिनके पास रुतबे के साथ साथ बेशुमार दौलत और ताकत भी थी। सोमनाथ राठौर की उम्र करीब 50 साल थी। वो दिखने में हटे कट्टे थे, वहीं उनके चेहरे पर घमंड और आंखों में दौलत की चमक साफ दिखती थी। सोमनाथ राठौर ने अपनी पत्नी शांता की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो किट्टू को ऐसे तैयार करो कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह उसे देखते ही पसंद कर ले। सोमनाथ राठौर के गुस्से से सब डरते थे। घर में किसी को भी उनके सामने ना कहने की हिम्मत नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनके गुस्से को जानती थी, इसलिए उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप किट्टू के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर शांता ने उस बूढ़ी औरत को देखकर कहा, अंडरस्को, माई, इसे जल्दी तैयार करो, रुद्राक्ष प्रताप सिंह आते ही होंगे और ऐसे तैयार करना कि वो इसे देखते ही पसंद कर लें। माई ने कहा, अंडरस्को, बहू रानी, ये तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई है। इस बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ, अभी इसकी उम्र घर गृहस्थी संभालने की नहीं हुई है। शांता ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माई ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, बहुरानी, रुद्राक्ष प्रताप सिंह का गुस्सा तो राजस्थान में सभी जानते हैं। वो तो इससे 7 साल बड़े हैं, फिर ये मासूम सी बच्ची उनके गुस्से का सामना कैसे कर पाएगी? किट्टू पर थोड़ा तो तरस खाए, और आप इसकी हालत भी जानती ही है। शांता को अब माई की बातों पर गुस्सा आने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो तुम मुझसे इतनी बकवास कर रही हो? जो कह रही हूं वो करो, किट्टू को तैयार करो, और अगर उस रुद्राक्ष को ये पसंद नहीं आई तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। किट्टू माई और शांता की बातें सुनकर एक और खड़ी होकर रो रही थी, पर जब उसने ये सुना तो माई की तरफ नामे गर्दन हिला दी और अब माई भी कुछ नहीं कर सकती थी। माई ने किट्टू को बहुत अच्छे से तैयार किया। किट्टू इतनी सुंदर लग रही थी कि रुद्राक्ष क्या दुनिया में कोई भी उसे देख लेता तो एक पल में पसंद कर लेता। माई ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, किट्टू बेटा, रोते नहीं हैं, शादी तो सबको करनी होती है और एक ना एक दिन सब शादी करते हैं। तुम्हें भी रुद्राक्ष से शादी करनी है और वो तुम्हें राजकुमारियों की तरह रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार करेगा, तो चलो अब हंसकर दिखाओ मुझे। इतना सुनकर किट्टू ने माई की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। माई ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो हॉल में वही लड़का बैठा हुआ था जिसने किट्टू को उन गुंडों से बचाया था। ये देखकर माई खुश हो गई। उन्होंने किट्टू को आकर कहा, अंडरस्को, अरे रुद्राक्ष तो वही है जिससे हम दोनों मिले थे और जिसने तुम्हें बचाया था। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराए और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्राक्ष प्रताप सिंह की हाइट लगभग 6 फुट 1 इंच थी। रंग गेहुआ, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, काली आंखें, 3 पीस सूट में रुद्राक्ष किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था।
रुद्राक्ष को देखकर लगता भी नहीं था कि उसे गुस्सा आता होगा, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर बदले की आग जल रही थी, इसलिए उसने राठौर की बेटी से शादी करने का फैसला लिया था। रुद्राक्ष अपने दादा, दादी, छोटी बहन नव्या और अपने छोटे भाई शुभ के साथ किट्टू को देखने आया था। नव्या और शुभ दोनों जुड़वा भाई बहन थे और दोनों की ही उम्र लगभग 21 साल थी। नव्या भी बहुत सुंदर थी, उसके अंदर अपनी मां संध्या की छवि नजर आती थी। वहीं शुभ तो रुद्राक्ष की परछाई लगता था। शुभ रुद्राक्ष से छोटा था, लेकिन उसमें उसकी झलक नजर आती थी। सोमनाथ के बुलाने पर किट्टू बाहर हॉल में चली आई। वही किट्टू को बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। किट्टू ने आज बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माई के कहने पर किट्टू जाकर रुद्राक्ष की दादी के पास बैठ गई। दादी ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, हमें तो ये लड़की पसंद है। अब हमारे रुद्राक्ष की शादी इसी से होगी। ये लड़की तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। रुद्राक्ष ने भी किट्टू की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले उससे टकराई थी। रुद्राक्ष तो किट्टू को देखता ही रह गया। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का गुस्सा और उसका घमंड उसके दिल में किट्टू के लिए जगह नहीं बनाने दे रहा था। दादी ने किट्टू को अपनाने की रस्में शुरू की। उन्होंने किट्टू को कुछ मिठाई के डिब्बे, फल, कुछ ज्वेलरी बॉक्स और पैसे देकर कहा, अंडरस्को, आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई सोमनाथ। क्या ये शादी भर देगी किट्टू की जिंदगी में खुशियां, या रुद्राक्ष के रूप में आ रही है उसकी जिंदगी में कोई नई मुसीबत? सोमनाथ के बुलाने पर किट्टू बाहर हॉल में चली आई। वही किट्टू को बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नीचे की हुई थी। किट्टू ने आज बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। माई के कहने पर किट्टू जाकर रुद्राक्ष की दादी के पास बैठ गई। दादी ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, हमें तो ये लड़की पसंद है। अब हमारे रुद्राक्ष की शादी इसी से होगी। ये लड़की तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। रुद्राक्ष ने भी किट्टू की तरफ देखा तो वो समझ गया कि यह तो वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले उससे टकराई थी। रुद्राक्ष तो किट्टू को देखता ही रह गया। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन रुद्राक्ष का गुस्सा और उसका घमंड उसके दिल में किट्टू के लिए जगह नहीं बनाने दे रहा था। दादी ने किट्टू को अपनाने की रस्में शुरू की। उन्होंने किट्टू को कुछ मिठाई के डिब्बे, फल, कुछ ज्वेलरी बॉक्स और पैसे देकर कहा, आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई सोमनाथ। अब आगे। तभी दादाजी बोले, सोमनाथ, पिछली बातों को भूल जाओ, हम आज से एक नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारी बेटी को हम राजकुमारी बनाकर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि तुम भी इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाओगे। हमारे रुद्र को तुम्हारी बेटी पसंद है, इसलिए हम तुम्हारे घर में खड़े हैं, वरना तुम भी जानते हो कि इस चौखट पर आना हम कभी भी पसंद नहीं करते। सोमनाथ ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, अरे दिग्विजय जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं पुरानी बातों को कब का भूल चुका हूं। अब तो मेरे और रुद्र के बीच में बिजनेस रिलेशन भी है। दादाजी बोले, हाँ ठीक है, तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवा लो। हम जल्द से जल्द अपनी बहू को अपने घर लाना चाहते हैं। और इसी के साथ अपनाने की सारी रस्में भी खत्म हो गई। रुद्राक्ष ये सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने मन ही मन कहा, सोमनाथ राठौड़, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दर्द क्या होता है। मैं तुम्हारी बेटी को इतना तड़पाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और फिर वह खुद आकर तुमसे कहेगी कि मुझे मार दो पापा। वहीं सोमनाथ जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मन ही मन कहा, तुम मुझे शह देने आए थे रुद्राक्ष, पर मैंने तुम्हें मात ही दे दी। रस्में खत्म होने के बाद रुद्राक्ष अपने भाई बहन और दादा दादी के साथ राठौर हाउस जा रहा था। तभी वो एक नौकर से टकरा गया, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। रुद्राक्ष ने बहुत गुस्से से उस नौकर को डांट दिया और फिर जाते जाते किट्टू को देखते हुए अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ा लिए। फिर एक स्माइल करते हुए अपने मन में कहा, आदत डाल लो किट्टू, तुम्हें इस गुस्से को रोज झेलना है, और तुम्हें ये तब तक झेलना होगा जब तक तुम टूटकर बिखर नहीं जाती। वहीं ये सब देखकर किट्टू अंदर तक डर गई। वह भागती हुए माई के पास गई और उनके गले लगकर रोने लगी। माई ने किट्टू को समझाते हुए कहा, बेटा, कोई पति अपनी पत्नी पर बिना बात गुस्सा नहीं करता, और मैं जानती हूँ मेरी किट्टू कभी कोई गलती नहीं करेगी। तू रो मत बेटा, वो तुझे बहुत प्यार करेगा। मेरी राजकुमारी के लिए रुद्राक्ष एक राजकुमार ही है, तो चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। अब तो तेरे रोने के दिन खत्म हो रहे हैं। देखते ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। किट्टू के हाथों में रुद्राक्ष के नाम की मेहंदी लगी हुई थी, और उस मेहंदी का रंग किट्टू के हाथ पर खूब चढ़ा था। माई ने किट्टू के हाथ को देखकर कहा, देखा बेटी, कितना गहरा रंग आया है, रुद्राक्ष तुम्हें बहुत प्यार करेगा। ये सुनकर किट्टू शर्माने लगी। शादी का दिन। किट्टू लाल लहंगे में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष भी वाइट शेरवानी में एकदम राजकुमार लग रहा था। किट्टू जब मंडप में आई तो रुद्राक्ष की नज़र उस पर गई। रुद्राक्ष के दिल में ना जाने क्यों किट्टू के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी, लेकिन उसने उन फीलिंग्स को वही दबा दिया। कुछ देर बाद दोनों के फेरे होने लगे। रुद्राक्ष ने फेरे लेते हुए गुस्से में अपने मन में मन कहा, राजकुमारी कात्यायनी और सबकी प्यारी किट्टू, मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा।
तुम यह शादी एक हफ्ता भी निभा लो तो बहुत है, क्योंकि मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम एक हफ्ते में ही मुझसे डाइवोर्स मांगोगी। वहीं कात्यायनी ने मन ही मन कहा, मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं हमेशा रुद्राक्ष को अपना पति मानूंगी, हमेशा इनके कहे अनुसार चलूंगी और जो कहेंगे वही करूंगी। शादी में रुद्राक्ष का दोस्त निहाल भी आया हुआ था। निहाल और रुद्राक्ष बचपन के दोस्त थे। रुद्राक्ष हमेशा निहाल की बात सुनता था। अगर कभी रुद्राक्ष गुस्से में होता था तो निहाल के अलावा किसी और की बात उसके कानों में जाती ही नहीं थी। रुद्राक्ष निहाल को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था और निहाल भी रुद्राक्ष को अपने भाई जैसा ही मानता था। निहाल रुद्राक्ष के लिए कुछ भी कर सकता था। वह दोनों बिजनेस पार्टनर और दोस्त दोनों ही थे। दोनों का बचपन साथ में ही बीता था। निहाल बचपन से ही प्रताप हाउस में रहता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपना बिजनेस रुद्र के साथ सेटअप किया और फिर खुद के विला में शिफ्ट हो गया। निहाल ने जब कात्यायनी को देखा तो अपने मन में कहा, ये प्यारी और छोटी सी बच्ची इस राक्षस को कैसे संभालेगी। इसका गुस्सा तो मैं भी नहीं संभाल पाता तो ये लड़की कैसे संभालेगी। फिर निहाल ने ऊपर देखकर कहा, भगवान इस लड़की का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि रुद्र के गुस्से की आग में ये लड़की जल जाए। रुद्राक्ष और कात्यायनी की शादी हो गई। तभी सोमनाथ राठौर रुद्राक्ष के पास कुछ पेपर लेकर आए। सोमनाथ ने बड़े प्यार से कहा, जमाई सा, आपकी और मेरी बेटी की शादी हो गई है तो अब इन पेपर पर साइन करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सोमनाथ ने जब रुद्र से पेपर्स पर साइन करने को कहा तो रुद्र ने डेविल स्माइल करते हुए सोमनाथ की तरफ देखकर कहा, ससुर जी अब तो मैं आपका जमाई बन गया हूँ, तो अब तो घर आना जाना लगा ही रहेगा, तो फिर इन पेपर पर मैं बाद में साइन कर दूंगा, अभी विदाई कर लेते हैं। ये सुनकर सोमनाथ राठौर बस दांत पीस कर रह गए, क्योंकि रुद्र उन पेपर पर अब भी साइन करने के लिए तैयार नहीं था। रुद्र और राठौर की कंपनी ने मिलकर एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। राठौर जल्द से जल्द वह कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन रुद्र उसे बार बार टाल रहा था, जिसकी वजह से राठौर की कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन रुद्र की कंपनी को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए रुद्र उसे पूरा करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते ही रुद्र ने सोमनाथ राठौर से उसकी बेटी का हाथ मांगा था और अब शादी होने के बाद भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। और जब तक रुद्र के साइन नहीं होंगे तब तक वह कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता। वही कॉन्ट्रैक्ट जितना लेट होगा राठौर कंपनी को उतना ही नुकसान झेलना पड़ेगा। विदाई के समय सबकी आंखें नम थी। वहीं किट्टू और माई एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। तभी रुद्र की दादी ने माई की तरफ देखकर कहा, आप परेशान मत होइए, हम किट्टू को बहुत प्यार करेंगे, उसे मायके की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। ये कहकर दादी ने किट्टू और रुद्र को लेकर विदा लिया। फिर किट्टू एक फूलों से सजी हुई कार में बैठ गई और उसके साथ ही रुद्र भी बैठ गया। किट्टू अब भी काफ़ी रो रही थी। वहीं रुद्र एकदम शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मिस्टर राठौर, रुद्र से कौन से पेपर पर साइन करने को कह रहे हैं? क्या रुद्राक्ष पेपर पर साइन करे? गाड़ी थोड़ी दूर ही गई थी कि रुद्र ने ड्राइवर से कह, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो रुद्र गाड़ी से उतर गया और उसने ड्राइवर से चाबी लेकर कहा, तुम घर जाओ, गाड़ी में ड्राइव करूंगा। फिर रुद्र ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और पीछे देखकर किट्टू को कहा, आगे आकर बैठो। किट्टू चुपचाप बिना कुछ कहे आगे आकर बैठ गई और रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी अब काफ़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। तभी रुद्र ने अपना फ़ोन निकालकर दादी को कॉल करते हुए कहा, दादी मैं फार्म हाउस जा रहा हूं और वहीं से ऑफिस के लिए चला जाऊंगा, तो आप मुझे और किट्टू को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना। दादी थोड़ी हैरान होते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं और तुम कात्यायनी को लेकर फार्म हाउस पर जा रहे हो। तुम अभी के अभी वापस घर आओ। रुद्र, हमने तुम्हारी जिद पर उस सोमनाथ के घर रिश्ता किया है, इसलिए अब तुम अपनी और मनमानी मत करो और चुपचाप घर आओ। रुद्र बोला, दादी मुझे किट्टू के साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना है, इसलिए फार्म हाउस जा रहा हूं और दादी मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। उद्धरण चिन्ह। दादी समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र को क्या हो गया है, लेकिन दादी को पता था कि रुद्र बहुत गुस्से में है और अगर वो उससे कुछ और पूछेगी तो उसे और भी गुस्सा आ जाएगा और फिर वो गुस्से में किट्टू के साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सोचकर दादी ने रुद्र से प्यार से कहा, ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन वह बच्ची मासूम है, उस पर गुस्सा मत होना और उससे प्यार से बात करना, तू समझ रहा है ना रुद्र? रुद्र ने गुस्से में अपने मन में कहा, दादी इस मासूम सी बच्ची के करीब जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बस एक हफ्ता और उसके बाद यह अपने बाप के घर वापस चली जाएगी। रुद्र को चुप देखकर दादी ने फिर से कहा, रुद्र जो मैंने कहा है उन शब्दों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले, अगर तूने कुछ भी गलत किया तो तू जानता है मेरा गुस्सा। रुद्र बोला, हाँ हाँ दादी ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो अब मैं फ़ोन रखता हूँ। वही दादी को अब किट्टू की टेंशन हो रही थी। फिर दादी अपने मन में बोली, आखिर रुद्र चाहता क्या है? हे महादेव, मेरे किट्टू और रुद्र को हमेशा खुश रखना और किट्टू को हिम्मत देना कि वो मेरे रुद्र के गुस्से को संभाल सके। दादी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी दिग्विजय सिंह जी सोफे पर बैठते हुए बोले, क्या हुआ चंद्रकला, अपने पोते को फ़ोन पर डांट क्यों रही हो?
दादी ने हल्के गुस्से में कहा, आपका वो नालायक पोता किट्टू को लेकर फार्म हाउस चला गया। दादाजी मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ चंद्रकला, नई नई शादी हुई है, साथ में समय बिताएंगे। दादी ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, संजय के पिताजी, मुझे पागल मत बनाए। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि रुद्र ने उस बच्ची से शादी क्यों की है। रुद्र ने सभी से झूठ बोला है कि उसे किट्टू से प्यार हो गया है। वह लड़की 18 साल की है और ये गधा 25 साल का। और फिर वो मिला कब किट्टू से? और कहाँ मिला? कब हुआ प्यार उसे किट्टू से? घर में या ऑफिस में? वो ऑफिस से सीधे घर आता है और घर से ऑफिस जाता है और फिर वो कहीं जाता भी तो नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब उसका एक झूठ है। हम कभी उस सोमनाथ के घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से हमें जाना पड़ा। दादाजी बोले, मैं भी जानता हूँ, लेकिन किट्टू से अच्छी लड़की रुद्र को मिल ही नहीं सकती थी। हो ना हो रुद्र के दिल में प्यार का एहसास हमारी किट्टू ही जगाएगी। करीब 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद रुद्र ने गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के सामने आकर रोकी। तभी एक वॉचमैन ने आकर गेट खोला और फिर रुद्र ने फार्म हाउस के अंदर अपनी गाड़ी को एंटर किया। रुद्र किट्टू को गाड़ी से उतारकर फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। वह फार्म हाउस बहुत ही गंदा था, जैसे वहां बहुत दिनों से सफाई ही ना की गई हो। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, मैं बहुत थक गया हूं और सोने जा रहा हूं। जब तक मैं आराम करूं तब तक तुम पूरा घर साफ कर लो और आज से तुम एक अच्छी बीवी की तरह घर को संभालो। सारे घर को साफ करो, मेरा खाना बनाओ, मेरा ध्यान रखो, अब से तुम्हारा यही काम है। मैं जा रहा हूं तो तुम अपना काम शुरू करो। ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। वही यह बात सुनकर किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। किट्टू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी किट्टू ने खुद को देखा और फिर पूरे घर को देखा तो वो अंदर ही अंदर टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है और अब आगे उसके साथ क्या होगा। ये सब सोचते हुए जब किट्टू ने अपनी आंखें बंद की तो उसे माई का चेहरा नजर आया और उनकी कही हुई बात याद आई, बेटा जब तुम ससुराल जाओगी ना तो वहाँ सब तुम्हारा स्वागत करेंगे, सब तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें बहुत सारे उपहार देंगे, रुद्र तुम्हें मुंह दिखाई देगा और फिर वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। वहाँ तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। 10-10 नौकर काम करते हैं रुद्र के घर में, तुम वहाँ राजकुमारी बनकर रहोगी। किट्टू आंखें बंद करके माई के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, किट्टू किट्टू। किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र पहले तो किट्टू से आराम से बात कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि किट्टू अपने ही ख्यालों में गुम है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने किट्टू के बाल को पकड़कर उसे उठाया और गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर का काम करो और तुम हो कि यहाँ बैठकर सपने देख रही हो। सोमनाथ राठौर ने कुछ सिखाया नहीं है क्या कि शादी के बाद एक लड़की को घर कैसे संभालना चाहिए। किट्टू ये सब सुनकर सुबक रही थी और रुद्र के ऐसे पकड़ने से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन रुद्र को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने आगे कहा, अगर तुम्हारे मुंह से मैंने कभी भी रोने की आवाज़ सुनी या तुमने कभी मुझसे बहस करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो कह रहा हूँ करो। पूरा घर साफ करो और उसके बाद तुम्हें खाना भी बनाना है, तो चलो उठो और ये सब साफ करना स्टार्ट करो। इतना कहकर रुद्र वहां से चला गया। किट्टू तो पहले से ही भारी भरकम लहंगे में थी और उसने ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, तो उसका शरीर उसके भारी लहंगे का भार संभाल नहीं पा रहा था। ऊपर से रुद्र ने उसे काम करने के लिए कह दिया। किट्टू ने रोते रोते अपनी सारी ज्वेलरी उतारी और एक टेबल पर रख दी। फिर उसने अपने लहंगे की चुन्नी को साइड में रखा और अपना काम करना शुरू कर दिया। किट्टू ने रोते रोते पूरे हॉल की सफाई की, फिर एक एक करके सारे कमरे साफ किए और उसके बाद पूरे घर के पर्दे, बेडशीट को निकालकर सभी को धोने के लिए बाथरूम में रख दिया। ये सब करते करते शाम भी हो गई। वहीं किट्टू अब भी काम कर रही थी, जिसकी वजह से किट्टू को बहुत थकावट हो रही थी। धूल और गंदगी से किट्टू का रेड लहंगा पूरा ब्राउन हो चुका था। रुद्र जब सोकर उठा तो वह नीचे हॉल में आया। रुद्र ने जब चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो देखा पूरा घर एकदम साफ था। क्या सच में इस शादी की उम्र बस 1 हफ्ते की है? क्या रुद्र किट्टू की मासूमियत से प्यार कर पाएगा? क्या ये अनचाही शादी चल पाएगी? और क्या किट्टू रुद्र के दिल में जगह बना पाएगी? फिर उसने देखा तो किट्टू किचन में काम कर रही थी। रुद्र ने किट्टू के लहंगे को देखा तो किट्टू का लहंगा बहुत ही गंदा हो चुका था और उसके गोरे बदन पर हल्के हल्के काले और ब्राउन निशान भी आ गए थे, जो शायद सफाई करते हुए लग गए थे। उसकी पतली सी कमर उस लहंगे का भार संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी किट्टू उस लहंगे को बार बार ऊपर करती और अपने काम में लग जाती। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, किट्टू। एकदम से आवाज आने की वजह से किट्टू डर गई और उसके हाथ में जो प्लेट थी वो उसके हाथ से छुटकर नीचे गिर गई। किट्टू ने पीछे देखा तो रुद्र बहुत गुस्से में खड़ा था। ये देखकर किट्टू एकदम सहम गई। वहीं रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखता ही रह गया। किट्टू की सूजी आंखें, उसके चेहरे पर बालों की लंटें, उसके गाल पर लगा हुआ आटा और उसका गोरा चेहरा, इस कंडीशन में भी किट्टू बहुत खूबसूरत लग रही थी।
किट्टू को ऐसे देखकर रुद्र के बॉडी में हलचल हुई। वहीं रुद्र के ऐसे देखने से किट्टू भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, इसलिए उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और अपने बदन पर लपेट लिया। रुद्र भी एकदम से किट्टू की ओर से पलट गया। उसने एक लंबी सांस लेकर खुद से कहा, रुद्र तू कमजोर नहीं पड़ सकता, अभी तो बहुत हिसाब बराबर करना है। ये कहकर वह फिर से किट्टू की तरफ पलट गया और गुस्से में बोला, अगर सफाई कर ली हो तो पतिदेव को खाना भी दे दो क्योंकि वो सुबह से भूखे हैं। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, वह बस अपनी आंखें झुकाकर जल्दी जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। जब खाना लग गया तो रुद्र आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रुद्र खाना खाने लगा और किट्टू वहीं खड़ी रही। रुद्र ने जब खाना खाया तो उसे मन ही मन खुशी हुई क्योंकि किट्टू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, तुम भी खाना खा लो। रुद्र ने जब किट्टू से कहा कि तुम भी खाना खा लो तो किट्टू रुद्र के पास बैठने लगी। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पास बैठकर खाना खाओ, इसलिए तुम नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाओ। ये सुनकर किट्टू ने एक प्लेट ली और उसमें थोड़ा सा खाना लिया। तभी रुद्र को खांसी आ गई। किट्टू ने देखा डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं है। किट्टू जल्दी से किचन में गई और वहां से पानी लेकर आए। उसने रुद्र को पानी दिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। किट्टू ने जब रुद्र की पीठ थपथपाई तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए गुस्से में कहा, पहले तो डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं रखती हो और ऊपर से अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं जानता हूं तुम बाप बेटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें बस नाटक करना आता है। ये कहकर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। किट्टू ने उदास होकर डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट उठाए और जाकर किचन की फर्श पर बैठकर खाना खाने लगी। किट्टू की आंखों से लगातार पानी बह रहा था और किट्टू बेमन से खाना खा रही थी। उसने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद थकावट की वजह से किट्टू किचन के फर्श पर ही सो गई। फर्श काफ़ी ठंडी थी जिसकी वजह से किट्टू को ठंड लग रही थी, लेकिन थकावट होने की वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बेडरूम तक जाए। रुद्र आज पूरा दिन सोया था, इसलिए उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में अपने मोबाइल को हाथ में लेकर चक्कर लगा रहा था। तभी उसके मन से आवाज़ आई, रुद्र एक बार किट्टू को देख तो ले कि वो कहाँ है। रुद्र ने पूरा घर देख लिया लेकिन उसे किट्टू कहीं नहीं मिली। रुद्र ने लास्ट में किचन की तरफ देखा तो फर्श पर उसे हल्का सा लहंगा दिखाई दिया। रुद्र ना चाहते हुए भी भागता हुआ किट्टू के पास गया। उसने देखा तो किट्टू वहां ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी थी। किट्टू को बहुत ठंड लग रही थी। रुद्र ने 1 सेकंड गवाए बिना किट्टू को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। रुद्र ने किट्टू को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, किट्टू मत सहो मेरा टॉर्चर, वापस चली जाओ अपने बाप के पास, मैं तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं दूंगा। जानता हूं इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी तभी तुम्हारे बाप को भी तकलीफ होगी। चली जाओ मेरी जिंदगी से, तुम मुझे नहीं बदल सकती क्योंकि मैं किसी भी हालत में सोमनाथ राठौर से बदला लेकर रहूंगा और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी अच्छाई भी कुचलनी पड़े तो मैं वो भी कुचल दूंगा, इसलिए कह रहा हूं चली जाओ। रुद्र किट्टू को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। किट्टू तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना पड़ेगा और तब तक सहना पड़ेगा जब तक तुम खुद सोमनाथ राठौर के पास नहीं चली जाती और मुझसे तलाक नहीं मांग लेती। तुम्हें अपने बाप के पास तो जाना ही होगा, तभी मेरा बदला आसान होगा। कुछ देर किट्टू को निहारने के बाद रुद्र भी अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन जब किट्टू उठी तो उसने अपने आप को बेडरूम में पाया। वह सोचने लगी कि वो बेडरूम में कैसे आए। तभी रुद्र रूम में आया और किट्टू को देखकर बोला, ज़्यादा खुश मत हो, कल तुम ऑलमोस्ट बेहोश थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब जल्दी से फ्रेश होकर मेरे लिए खाना बनाओ और कल का रूटीन फॉलो करो, जो जो काम तुमने कल किए थे आज भी वही करने हैं, समझ गई। ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। किट्टू तो बस रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला दी। थोड़ी देर में किट्टू तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्र से टकरा गई। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखते ही रह गया क्योंकि किट्टू ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कानों में बालियां, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। किट्टू इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसकी नज़र किट्टू से हट ही नहीं रही थी। कुछ ही देर में रुद्र अपने होश में आया और किट्टू की तरफ से पलट गया। क्या अब भी करेगा रुद्र किट्टू को परेशान, या उसे हो जाएगा किट्टू से प्यार? पिछला भाग। थोड़ी देर में किट्टू तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्र से टकरा गई। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखते ही रह गया क्योंकि किट्टू ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कानों में बालियां, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। किट्टू इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसकी नज़र किट्टू से हट ही नहीं रही थी।
कुछ ही देर में रुद्र अपने होश में आया और किट्टू की तरफ से पलट गया। अब आगे रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी जिसे रुद्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसने मन में कहा, ये सोमनाथ राठौर के पास जाने से पहले मुझे पागल करके जाएगी, पता नहीं मैं इस इनोसेंट लड़की को कब तक परेशान कर पाऊंगा। रुद्र को अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि किट्टू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। किट्टू की खूबसूरती तो कब से रुद्र के दिल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके दिल के दरवाजे को खटखटा रही थी, बस रुद्र ही उसे अनदेखा कर रहा था। रुद्र ने अपने इमोशंस को सीक्रेटली हैंडल किया और पलटकर किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, ये इतना सज धज कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमने क्या सोचा कि तुम इतना सज धज कर मेरे सामने आओगी तो मैं पिघल जाऊंगा? अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। अब जल्दी से सिंपल से कपड़े पहनो और अपने काम पर लग जाओ, और हाँ, आज के बाद ये मेकअप मत करना, लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर से अपने काम में लग गई। किट्टू ने फिर से घर का सारा काम किया, नाश्ता बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। रुद्र खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाने लगा तो उसने किट्टू को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे मेरे शूज पहनाओ। किट्टू ने बिना किसी हेजिटेशन के रुद्र को उसके शूज पहना दिए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, जब भी मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस से आऊं तो तुम्हें मुझे शूज पहनाने और उतारने हैं। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया। प्रताप इंडस्ट्री ऑफिस में निहाल ने नोटिस किया तो रुद्र के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। ना चाहते हुए भी रुद्र की आंखों में किट्टू का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, क्या बात है, लगता है किट्टू भाभी की खूबसूरती का असर हो रहा है तुम पर। रुद्र ने गुस्से में कहा, शट अप निहाल, काम पर ध्यान दो, मेरी मुस्कुराहट पर नहीं। रुद्र जब ऑफिस से अपने फार्म हाउस पर गया तो उसके साथ निहाल और नील दोनों थे। नील रुद्र का बॉडीगार्ड था, एक 29 साल का लड़का, उसकी हाइट 6 फुट थी, वही उसका रंग गेहुआ था और हीरो सी पर्सनालिटी थी। नील की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता। तीनों आकर हॉल में बैठ गए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तो रुद्र ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, किट्टू। किट्टू एकदम से सहम गई। रुद्र ने किट्टू को हाथों से ही इशारा किया कि उसके शूज खोल दे, तो किट्टू जल्दी से आए और उसने रुद्र के शूज खोलकर रख दिए, फिर वापस से किचन में काम करने चली गई। निहाल और नील दोनों ये देख रहे थे। निहाल और नील दोनों को ये बात पसंद नहीं आई और वो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों को इस वक्त रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वे दोनों चुप रहे। थोड़ी देर में तीनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू भाभी, आप भी बैठकर खाना खा लो। किट्टू ने डरते डरते रुद्र को देखा, तो रुद्र ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे रोज़ खाती हो वैसे ही खाओ, अपनी प्लेट उठाओ और जाओ किचन में। किट्टू ने अपनी प्लेट ली, उसमें अपना खाना सर्व किया और चुपचाप जाकर किचन के फर्श पर बैठकर खाने लगी। निहाल को रुद्र की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। रुद्र किट्टू को बस नील और निहाल के सामने बेइज्जत करना चाहता था और वह ये कर भी रहा था। किट्टू बिना किसी भाव के चुपचाप सारा काम कर रही थी। रुद्र ने खाने के वक्त नील को देखकर कहा, नील, कल से तुम यहीं रहना, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नील को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये ऑर्डर रुद्र का था, इसलिए नील ने बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र का फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था और वहां पर किट्टू और वॉचमैन ही रहते थे, इसलिए रुद्र को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो किट्टू को प्रोटेक्ट कर सके, और इसलिए ही उसने नील को वहां रहने को कहा था। खाने के बाद निहाल वहां से चला गया और नील सोफे पर बैठकर कुछ काम करने लगा। रुद्र भी खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। तभी नील की नज़र कात्यायनी पर गई जो कब से काम कर रही थी। फिर उसने अपना काम पूरा किया और अपने कमरे में चली गई। नील ने नोटिस किया कि कात्यायनी रुद्र के कमरे में ना जाकर किसी दूसरे कमरे में जा रही थी। ये देखकर नील समझ गया कि रुद्र और किट्टू के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अगले दिन किट्टू उठी और फिर से सभी काम करने लगी और फिर नील और रुद्र को नाश्ता कराया। फिर वो रुद्र को शूज पहनाने लगी। जब किट्टू रुद्र को शॉक्स पहना रही थी तो उसका नाखून रुद्र के पैर पर लग गया और उससे हल्का हल्का खून आने लगा। किट्टू ने बिना देरी किए अपने होंठ रुद्र के पैर पर रख दिए ताकि रुद्र को दर्द ना हो। जैसे ही किट्टू के होंठों ने रुद्र के पैरों को छुआ, उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। किट्टू ने थोड़ी देर बाद अपने होंठ रुद्र के पैर से हटा लिए और फिर जल्दी से कमरे में जाकर एक क्रीम ले आए और उस क्रीम को रुद्र के पैर पर लगाकर उसे शूज पहना दिया। रुद्र यह सब देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या किट्टू की अच्छाई मेरी बुराई पर भारी पड़ रही है? क्या मैं इसके लिए कुछ फील करने लगा हूँ? नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता।
इसके बाप की वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं कर सकता, इसे अपने बाप के पास वापस जाना ही होगा। रुद्र बिना किट्टू की तरफ देखे वहां से चला गया। वहीं ये सब नील देख रहा था। ये सब देखकर नील ने अपने मन में कहा, किट्टू बहुत अच्छी है, वो रुद्र का कितना टॉर्चर सहती है और रुद्र तो उसे प्यार से देखते भी नहीं। नील ने नोटिस किया कि किट्टू सारा दिन काम करती थी, गार्डन की सफाई, घर की सफाई, इतना बड़ा फार्म हाउस वह अकेले साफ करती थी। जहां 4 नौकर लगते थे वहां वो अकेले उस काम को करती थी। नील को किट्टू पर बहुत तरस आता था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था, वह बस किट्टू को काम करते हुए देख सकता था। रुद्र ने नील से स्ट्रिक्टली कहा था कि वह किट्टू की हेल्प नहीं करेगा। चाहे वह मर रही हो या किसी परेशानी में हो, वो कभी भी किट्टू के करीब नहीं जाएगा और ना ही उसकी मदद करेगा। इसलिए नील किट्टू से ना ही बात करता था और ना ही उसकी कोई हेल्प करता था। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। किट्टू रुद्र का टॉर्चर कब तक सहेगी? क्या नील किट्टू की कोई मदद करेगा?